मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, है ना। इसमें फर्स्ट है ना, ये इसमें फर्स्ट जो रहेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its plane and perpendicular to its plane and perpendicular to its plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। पहला हो गया ये, है ना, ये ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर जो रहेगा इसमें, है ना। ये रेडियस है R, मास है M, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताइए, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रिंग का, mr²। और यहीं पर हम, है ना, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, और यहीं पर हम क्या निकालेंगे, के भी निकालेंगे। के कितना हो जाएगा √I/m, के कितना हो जाएगा R, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा R। लिख लो इसको, है ना। सेकंड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, किसके सेंटर से, रिंग के, एंड उसके प्लेन में लाई करने वाला एक्सिस होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। कौन सा एक्सिस है, मतलब डायमेट्रिक एक्सिस, ये वाला है बेटा, देखो ये रिंग है, ये वाला एक्सिस, रिंग ऐसा रोटेट करेगी, एक्सिस क्योंकि यहाँ से पास हो रहा है तो रिंग ऐसा रोटेट करेगी या ऐसा रोटेट करेगी। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा ही बना रहा हूँ, देखिए ऐसा ही बना रहा हूँ, दिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग, समझ में आ रहा है, मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, दिस इज द प्लेन ऑफ द रिंग। तो क्या हो जाएगा ये है रिंग, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, I/Y है, मतलब ये y एक्सिस है, लेकिन ये डायमेट्रिक एक्सिस है, x एक्सिस भी डायमेट्रिक एक्सिस है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा ID, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके आइडेंटिकल एक्सिस ये भी है ID, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और तीसरा एक्सिस कौन सा है IC, दैट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो यहाँ से हमको मालूम है कि IC मतलब ये वाला एक्सिस IC विल बी इक्वल टू 2ID। तो यहाँ से ID कितना हो जाएगा IC/2, और IC कितना होता है MR², तो ID कितना आ गया MR²/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस MR²/2, ID कितना आ जाएगा MR²/2। ये हमने किससे निकाला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। ID प्लस ID, है ना, ID प्लस ID विल बी इक्वल टू IC, तो ID और ID 2ID विल बी इक्वल टू IC। ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो एक्सिस जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं लेकिन आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनका जो सम होगा, है ना, इसको भी ID बोलूंगा, इसका भी ID बोलूंगा, इनका जो सम होगा ID प्लस ID विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहीं पर हम क्या निकाल सकते हैं, के भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस कितना आ जाएगा √I/m, mm कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा R/√2। क्लियर है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन R/√2, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अब देखो बेटा, टेंजेंशियल एक्सिस हम किसको बोलेंगे, देखो टेंजेंशियल एक्सिस मतलब जो किसको टच करते हुए जाएगा, रिंग के पेरिफेरी को या रिम को, है ना। तो अब टेंजेंशियल एक्सिस दो हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, ये देखो टच करते हुए जा रहा है पेरिफेरी को, और तो ये टेंजेंशियल एक्सिस कैसा होगा, ये टेंजेंशियल एक्सिस रिंग के प्लेन में लाई कर रहा है या उससे परपेंडिकुलर है, जल्दी बताएंगे। उसके परपेंडिकुलर है, उसके प्लेन में, प्लेन में लाई कर रहा है ना, प्लेन में लाई कर रहा है,
So this is the tangential axis lying in the plane of the ring. अगर मैं ऐसा देखूं तो दोनों का प्लेन तो सेम दिख रहा है ना. So this tangential axis is lying in the plane of the ring, and this tangential axis, ये वाला जो tangential axis है, Perpendicular to the plane. ये वाला जो tangential axis है, this is perpendicular to plane of the ring. समझ में आ रहा है ये वाला. तो दो tangential axis होंगे, एक ये वाला which is lying in the plane of the ring, and this is lying in the and this tangential axis is perpendicular to plane of the ring. आ रहा है ये समझ में आपको. तो ये दो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग. मैं ऐसा बना रहा हूं, देखिए. दिस इज IC है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है ना. मैं ऐसा बना रहा हूँ, देखिए ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा. तो सेंटर से जो पास होने वाला है वो ये है, और मुझे इसके अबाउट निकालना है. इसके अबाउट निकालना है IT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर, IT परपेंडिकुलर. इसके अबाउट निकालना है ना. मैंने ये डायग्राम ऐसा बनाया है क्योंकि प्लेन में ऐसा नहीं दिखा सकता, तो इस डायग्राम को मैंने ऐसे बनाया. देखिए ये वाला डायग्राम है, ये IC है और ये IT है. अब IC मुझे पता है MR² और IT परपेंडिकुलर मुझे निकालना है. तो सीधा सीधा मैं क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. That is moment of inertia about unknown axis, that is IT perpendicular is equal to moment of inertia about known parallel axis है ना. इसके पैरेलल एक्सिस कौन सा है ये, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, MR² प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू A². ये मतलब इन दोनों पर पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस के बराबर, क्योंकि ये कहां पर है, रिम में, तो ये R के बराबर, प्लस MR². तो यहाँ से IT परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, MR² प्लस MR² कितना आ जाएगा, 2MR². आ रहा है ये समझ में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग. दिस इज 2MR². क्लियर हो रहा है ये. यस सर. जी सर. रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, √2R. अब आप लोग अभी बनाएंगे, मुझे जो दूसरा टेंजेंशियल एक्सिस है उसके अबाउट निकाल के बताइए. चलिए, है ना. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम निकाल रहे हैं अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग. देखिए टेंजेंशियल एक्सिस मतलब जो पेरिफेरी को टच करते हुए जाए, तो ये भी एक टेंजेंशियल एक्सिस है और ये भी है. अभी हमको किसके बारे में निकालना है, इसके बारे में. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग. क्लियर है. अब मैं डायग्राम को ऐसे ही बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा समझना आप लोग, ऐसा बना रहा हूँ. और ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कौन सा हो गया, टेंजेंशियल एक्सिस. इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. वो कैसे निकालेंगे हम, डायग्राम देखिए, ऐसा बनाया मैंने, है ना. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ठीक. दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग पैरेलल टू प्लेन. ठीक. तो अब ऐसा कौन सा नोन एक्सिस है जो इसके पैरेलल है, बताओ जल्दी से. डायमेट्रिक. ID. डायमेट्रिक है ना. जो डायमेट्रिक एक्सिस है वो इससे पैरेलल है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से. ठीक है. जो डायमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, और जो इसके पैरेलल है ना. ये देखो, हमको इसके अबाउट निकालना है और इससे पैरेलल ये वाला एक्सिस होगा. तो दोनों के लिए हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये हो गया अननोन एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये हो गया नोन पैरेलल एक्सिस. तो क्या लगाएंगे, IT पैरेलल, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग. So this axis is parallel with the plane of the ring is equal to ID plus mass of the ring into perpendicular distance. इन दोनों के perpendicular distance का स्क्वायर. दोनों का perpendicular distance कितना आएगा, रेडियस के बराबर, तो प्लस MR². तो यहाँ से IT पैरेलल कितना हो जाएगा, ID कितना है बेटा, MR² by 2. अभी तो हमने निकाला है.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस कितना है, mr²/2 प्लस mr²। तो यहाँ से moment of inertia about the tangential axis which is parallel to plane of the ring is 3/2 mr²। समझ में आया आप सबको? 3/2 mr²। इसके लिए लास्ट क्लास जो अटेंड नहीं किया है, ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना। इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ गया, r√3/2। इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं है ना। तो सेकंड लिखेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a disk of mass capital M and radius capital R। पहला, first about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, इसका हमको याद था, ये क्या है, नेचुरल एक्सिस है अबाउट अ डिस्क। आईसी से भी हम इसको डिनोट कर रहे थे है ना। Yes, sir. mr²/2. mr²/2 इसका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, कितना था, आईसी डिस्क का आईसी कितना था, mr²/2 और इसका के कितना आ जाएगा, r/√2 ये आ जाएगा के r/√2 है ना। ये हमको याद है, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसको नोट कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये डिस्क का है बेटा, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, तो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, IC/2, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन डिवाइडेड बाय 2। आईडी हो जाता है, डिस्क के लिए आईसी कितना है, mr²/2 और डिवीजन में 2 और है, तो आईडी कितना आ गया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस इज mr²/4 ये आ गया। और के डी कितना आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, r/2, क्योंकि जब r²/4 का रूट करोगे तो r² का r और 4 का 2, तो r/2 ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ये है ना। अभी आप इसी को डिस्क मान लीजिए है, तो इसका स्ट्रक्चर जो रिंग के ज्यादा नजदीक है। तो अब अगर मुझे निकालना है टेंजेंशियल एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट मैं पूछ रहा हूँ, दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना है, तो फिर से वैसे ही रिंग के ही जैसे होगा, ये हो गया बेटा, ये टेंजेंशियल एक्सिस है ना। मैं इसको ऐसा रखा हूँ, देखिए इसको मैं ऐसा रखा हूँ है ना, और ये बनाया ऐसा, ये टेंजेंशियल एक्सिस है। इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस होगा, आईसी, इसके पैरेलल एक्सिस होगा आईसी। तो दिस इज डिस्क, जिसके पैरेलल एक्सिस कौन है, आईसी, आई टी परपेंडिकुलर, ये मुझे निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, आई टी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आईसी, मुझे पता है डिस्क का क्या हो जाएगा, mr²/2 प्लस m मास ऑफ डिस्क इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, r mr², कितना आ जाएगा बेटा, mr²/2 प्लस mr² कितना आएगा, 3/2 mr², ये आ गया IT परपेंडिकुलर। तो IT परपेंडिकुलर आ गया डिस्क का है ना, 3/2 mr², और इसी का रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज KT परपेंडिकुलर कितना आएगा, r√3/2 r। ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका लास्ट एक्सिस बचेगा। अब हम जो निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये टेंजेंशियल एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन में लाई कर रहा है, इसके अबाउट। तो मैं डायग्राम भी ऐसे ही बना रहा हूँ बेटा, ऐसा। तो अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये डायग्राम ऐसा बन रहा है, ये आई टी है ना, आई टी पैरेलल, दिस टेंजेंशियल एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अब इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, आईडी,
डायमेट्रिक एक्सिस। दोनों के लिए क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम आर। तो आई टी पैरेलल विल बी इक्वल टू आई डी। आई डी कितना होगा डिस्क का? एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम मास ऑफ डिस्क इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई टी पैरेलल हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। यहाँ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर और इसी का रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा r√5/2 है ना। जब रूट करेंगे तो आर स्क्वायर का आर हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो r/2√5 r/2√5 ये आ गया क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। ठीक, तो पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे अबाउट एन एक्सिस passing through its center, about an axis passing through its center, about an axis passing through its center, about an axis passing through its center। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना है बताएंगे? 5 mr कितना है? 2/5 mr square। 2/5 हाँ, ये हमको याद रखना है। आईसी कितना है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। ये हमको याद रखना है, 2/5 mr²। यहाँ से के सी क्या हो जाएगा? r√2/5 हो जाएगा के सी, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा? r√2/5 ये हो गया, है ना। सेकेंड रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक, ये सॉलिड स्फीयर है, ये हो गया इसका सेंट्रल एक्सिस, है ना। चलो ऐसा नहीं करते हैं, पहले उल्टा करते हैं, है ना। ये सॉलिड स्फीयर है, ये हो गया इसका टेंजेंशियल एक्सिस जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। ये टेंजेंट कहीं भी बनाओ बेटा, ये टेंजेंट आप ऐसा बना दो चाहे आप ऐसा बना दो, इसके पैरेलल जो है वो सेंट्रल एक्सिस तो होगा ही होगा, इसके पैरेलल सेंट्रल एक्सिस तो होगा ही होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस 7/5 mr²। हाँ गुड। क्या होगा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंशियल एक्सिस ये हमको निकालना है, ये अननोन एक्सिस है, तो इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस होगा? सेंट्रल एक्सिस होगा ऑब्वियसली। कहीं से भी हम सेंटर से पास करा दें किसी भी साइड से, चाहे यहाँ से कराऊं चाहे यहाँ से कराऊं चाहे यहाँ से कराऊं, सेंट्रल एक्सिस ही होगा। हर टेंजेंशियल एक्सिस का एक पैरेलल सेंट्रल एक्सिस आपको मिल ही जाएगा। इसके पैरेलल कौन सा सेंट्रल एक्सिस होगा? ये वाला, जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या है, 2/5 mr²। ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। क्या लगाएंगे हम? आईटी अगर फाइंड करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और है ना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में वैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा नहीं। आईटी कितना हो जाएगा? आईसी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अननोन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नोन सेंट्रल एक्सिस आईसी प्लस mr²। तो यहाँ से आईटी हो जाएगा, आईसी हमको पता है 2/5 mr² प्लस mr² कितना आएगा? 7/5 mr²। So moment of inertia of a solid sphere about its tangential axis is 7/5 mr²। क्लियर हो रहा है ये? Yes sir। Inertia of solid sphere about tangential axis is 7/5 mr²। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा? r√7/5 r√7/5 ये हो गया सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के दो ही एक्सिस होंगे बस, है ना। नेक्स्ट अब देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R
of mass capital M and radius capital R. Moment of inertia of a hollow sphere of mass capital M and radius capital R. तो पहला रहेगा about an axis passing through its center. About an axis passing through its center. About an axis passing through its center. ठीक, तो ये हो गया हॉलो स्फीयर है। इसके अबाउट आईसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इसका रेडियस है आर, मास है कैपिटल एम, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr स्क्वायर और केसी हो जाएगा आर रूट 2/3, है ना। ये नोट कर लेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, इसको लिख लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है। ये होलो स्फीयर है ना, इसका हमको टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो हम देखेंगे कि इससे पैरेलल एक्सिस कौन सा है, सेंट्रल एक्सिस। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट tangential axis which is unknown equals to moment of inertia about known parallel axis that is IC, वो कितना है 2/3 mr स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से IT हो जाएगा बेटा 3 ऊपर आ गया 5/3 mr स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया, r रूट 5/3, r रूट 5/3, नोट कर लेंगे, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना। ये हॉलो सिलेंडर है जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक, एंड रेडियस एस कैपिटल आर, है ना। रेडियस है कैपिटल आर, ये क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है कैपिटल आर है, और इस एक्सिस के अबाउट ये इसका ओन एक्सिस है, नेचुरल एक्सिस है। तो बेटा हॉलो सिलेंडर को हम किसके जैसे कंसीडर करेंगे, रिंग के जैसे, रिंग के जैसे कंसीडर करेंगे, है ना। अगर हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत सारी रिंग डाल दिए तो क्या बन जाएगा, वो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग के ही बराबर होगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्या होगा, टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के जैसे होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना आएगा, अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, या m किसका मास है, पूरे सिलेंडर का मास है, r क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना आएगा, mr स्क्वायर। सो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ध्यान रखना है किसके जैसे रहेगा, रिंग के जैसे रहेगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो वही है बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर है ना, इसका, है ना। अब डिस्क को एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, है ना। एक डिस्क है, ये एक डिस्क है ना, ये डिस्क जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, डिस्क का नेचुरल एक्सिस। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2, दूसरे का भी mr स्क्वायर बाई 2, तो सम भी कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज, sorry, moment of inertia of solid cylinder about its own axis is like that of disk, which is mr square by 2। तो यहाँ से k कितना आएगा r by root 2, ये कितना आएगा r by root 2, नोट कर लेंगे इसको। फिर से ऑब्वियसली हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर है, पेरीफेरी में, और सॉलिड स्फीयर का कम होना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर का कम होना चाहिए, हॉलो सिलेंडर का ज्यादा, सॉलिड सिलेंडर का कम। वो भी ऐसे ही रहे, हॉलो सिलेंडर का कितना mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का कितना mr स्क्वायर बाय 2।
तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना दूर दूर है ना, जैसे मैं ये मेरा फर्स्ट पोज है, ठीक, और ऐसा ये सेकंड, दोनों में से फर्स्ट या सेकंड किसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या सर? है ना। अगर मैं एक रोटेटिंग टेबल में खड़ा होके घूम रहा हूँ गोल गोल, है ना, फर्स्ट ये वाला पोज है, सेकंड ये वाला, तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें आएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में। सेकंड में आएगा ना, क्योंकि सेकंड में आएगा बेटा, क्योंकि मेरे हाथ दूर जा रहे हैं ना, तो जो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर जा रहे हैं, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और इसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सिस के पास आ गए, भाई एक्सिस तो यही होगा, इसी एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करूंगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इस पोज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है? तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स दूर, सर रॉड वाले नहीं होगा क्या जो आप बताए थे ml²/2? रॉड वाला तो होगा, लेकिन रॉड भी हो जाएगा और डिस्क भी हो जाएगा। देखो ये ऐसा है, ये डिस्क है ना, हाँ। क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना जरूरी था, तो लिखेंगे आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हेडिंग डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू dl/dt of rigid body, that is rate of change of angular momentum with respect to time। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, if tau external is 0, then dl 0 हो जाएगा बेटा, l क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, then l will be equal to कांस्टेंट। लिख लेंगे इसको फिर से, अगर टाउ एक्सटर्नल 0 है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है किसी रिजिड बॉडी में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और रिजिड बॉडी में मैं ज्यादातर क्या फॉर्मूला यूज करने बोला हूँ एंगुलर मोमेंटम का, आई ओमेगा, तो यहाँ से आई ओमेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, आई ओमेगा इज कांस्टेंट। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, है ना। अगर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दिया जाए तो उसका ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, तो दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होगा, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्यों, क्योंकि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब तो यही है ना, आई ओमेगा इज कांस्टेंट, इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का बढ़ जाए तो उसकी घूमने की स्पीड जो है एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, और अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए तो उसकी घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए पहले जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, बाद में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया तब एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, मान लो वो निकालना है, ओमेगा 2 है, ये निकालना है, तो हम क्या लगा सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इसकी मदद से हम I2 भी निकाल सकते हैं, ओमेगा 2 भी निकाल सकते हैं। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? यस सर। है ना। नोट पॉइंट क्या है, दिस मींस व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, है ना। जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आप आई को चेंज करके ओमेगा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और कैसा चेंज कर सकते हैं, आई को बढ़ाओगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, आई को कम करोगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला, अ मैन कैरिंग हेवी वेट्स इन हिज हैंड्स and standing on a rotating table can change the angular speed of the rotating table। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेंगे, इसको मिटाऊंगा बेटा मैं, है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन है बेटा वो ऐसा ऐसा खड़ा हुआ है, इस केस में रोटेटिंग टेबल के ऊपर और गोल गोल घूम रहा है, और यहाँ इस केस में ऐसा खड़ा, ठीक है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो mr स्क्वायर ज्यादा, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इससे, तो सिंस
I1 is greater than I2, therefore ओमेगा 1 is less than ओमेगा 2. ओमेगा 1 कम होगा, ओमेगा 2 ज्यादा होगा. तो ये यहाँ पर जो घूमने की स्पीड है ज्यादा है, फास्ट रोटेशन, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है. और यहाँ पर क्या है, हो रहा है स्लो रोटेशन. स्लो रोटेशन लिख लेंगे, है ना. वैसे ही आइस स्केटर जो है ना, जो आइस स्केटिंग करते हैं वो भी घूमते हैं बेटा, तेज और स्लो. वो भी अपने घूमने की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं. ऐसा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ऐसा करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो आइस स्केटर्स भी अपनी घूमने की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं. The speed of inner layers of the whirlwind in a tornado is alarmingly high. बहुत ज्यादा होती है स्पीड inner layer की. The speed of inner layers of the whirlwind in a tornado is alarmingly high. क्योंकि अंदर वाले particles का moment of inertia क्या होगा, कम होगा. तो उनका ओमेगा क्या होगा, ज्यादा. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे थर्ड, प्लैनेटरी मोशन. थर्ड एग्जांपल हम लिखेंगे प्लैनेटरी मोशन. है ना. सन के अबाउट अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है. सन और अर्थ जो है एक पार्टिकल सिस्टम हो गया. ठीक है, तो ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया. अब ये जो घूम रहा है किस लिए घूम रहा है, बाय द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो ये जो ग्रेविटेशन, अब दोनों को सिस्टम मान लूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनकी आपस की फोर्स हो गई, इंटरनल फोर्स हो गई. तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम में. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है. अब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा. या बोलो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम अब अराउंड सन क्या होगा, कंजर्व हो गया. तो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया. अब यहाँ पर दोनों को हम पार्टिकल समझ रहे हैं, तो दोनों को पार्टिकल लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, mvr sin थीटा. mvr sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट. रिजिड बॉडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है उसके लिए आई ओमेगा यूज करेंगे. उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो आई ओमेगा का. अब यहाँ क्योंकि अर्थ को और सन को पार्टिकल समझ लिए तो क्या यूज करेंगे, mvr sin थीटा कांस्टेंट. क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी भी होता है. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर पी साइन थीटा. पी की जगह एम वी लिखेंगे तो आर एम वी साइन थीटा. तो एम वी आर साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट. तो यहाँ प्लेनेटरी मोशन में देखोगे एम वी आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. इससे क्या होगा बेटा, मास तो कांस्टेंट है ना. और v अलग होगा, आर भी अलग होगा. v और r अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि r मतलब सन से डिस्टेंस. अगर अर्थ का पाथ सर्कुलर होता, अर्थ का पाथ सर्कुलर होता तो r कांस्टेंट होता, थीटा भी कांस्टेंट होता. थीटा कितना हो जाता, 90 डिग्री. थीटा किसके बीच का एंगल है, v और r के बीच का एंगल है. तो थीटा कितना हो जाता, 90 डिग्री होता है ना. अगर अर्थ का पाथ है ना, ये सन हो जाता और ये अर्थ हो जाता. अगर सर्कुलर होता तो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, और ये हो जाता रेडियस वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90. तो फिर पूरा mvr कांस्टेंट होता. mvr साइन 90 हो जाता है, mvr कांस्टेंट होता. ठीक है, मास तो कांस्टेंट है ही, vr कांस्टेंट होता. लेकिन हमेशा v और r भी कांस्टेंट होता, क्योंकि r भी फिक्स है, v भी फिक्स हो जाता. तो इसमें अगर अर्थ का पाथ सर्कुलर होता तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से घूमता. किसके अराउंड, सन के अराउंड. क्यों, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्यों, इस केस में देखो थीटा 90 हो जाता तो mvr कांस्टेंट, लेकिन मास भी कांस्टेंट है तो vr भी कांस्टेंट. अब वी आर क्या है, रेडियस, रेडियस भी कांस्टेंट तो v भी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट स्पीड से घूमता. अर्थ जो है कांस्टेंट स्पीड से घूमती. अर्थ का मोशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अर्थ कांस्टेंट स्पीड से सन के अराउंड घूमती. लेकिन यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है बेटा, यहाँ थीटा भी चेंज हो रहा है, यहाँ आर भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ वी भी क्या होगा, चेंज होगा. क्योंकि थीटा भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज होगा, तो वी भी क्या होगा, चेंज होगा. क्योंकि वी आर साइन थीटा कांस्टेंट है ना. वी आर साइन थीटा ये कांस्टेंट है, लेकिन
थीटा भी चेंज होगा कंटिन्यूअसली और आर भी चेंज होगा, तो वी को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि ये मल्टीपल कांस्टेंट है। ये आ रहा है क्या समझ में? चलो देखो इधर सन है ना, सन के अराउंड ऐसा अर्थ जो है ऐसा इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है ना, ये अर्थ। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, दोनों को सिस्टम मान लेंगे है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है कि the angular velocity of a planet revolving in an elliptical orbit around the sun increases when it comes closer to sun because its moment of inertia about the axis through the sun decreases, है ना। जैसे सन से अर्थ जब नजदीक होगा, यहाँ कहीं होगा अर्थ, तो अर्थ को हमको क्या लेना है, पार्टिकल की जगह, है ना। तो अर्थ का मास है m, तो इसका mr² कम हो गया, इसका mr² कम हो गया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वैसे ही अर्थ जब सन से दूर हो जाएगा तो उसका mr² क्या हो जाएगा, है ना, r डैश लेते हैं, इसका mr² क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस इंस्टेंट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस इंस्टेंट में इसकी ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी मतलब किस एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमने की एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिक्स है क्योंकि दिन और रात उसी से होता है। खुद के एक्सिस के अबाउट घूमने की एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है बेटा, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। ये किस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट कर रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है सन के भी अराउंड और खुद के एक्सिस की भी अराउंड। तो मैं किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा ना। हाँ, तो मैं कौन सी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ जो है सन का चक्कर लगा है वो घटती बढ़ती रहेगी कंटिन्यूअसली, इसलिए v भी घटता बढ़ता रहेगा क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो जाता है। तो इस है ना टेंजेंशियल वेलोसिटी भी घटता बढ़ता रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी घटता बढ़ता रहेगा। तो है ना, कहने का मतलब है यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एक चीज समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों के बीच का सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसलिए अर्थ की जो घूमने की स्पीड है सन के अराउंड वो क्या होती जाएगी, घटते बढ़ते रहेगी। जब अर्थ दूर रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने के कारण, है ना, ये पार्टिकल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस बढ़ गया तो पार्टिकल का mr² बढ़ गया, तो इसका ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ये स्लो घूमेगा यहाँ, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, इसलिए इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए दूर में भी और पास में भी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि पास रहेगा तो इसका आर कम हो जाएगा, आर कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ गया तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। अगर ओमेगा के टर्म में बात करें तो घूमने की स्पीड बढ़ने के कारण ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, तो पास होने के कारण भी जो ओवरऑल एरिया है वो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूर होने के कारण ये डिस्टेंस कम होने के कारण भले ये यहाँ सन से अर्थ का डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये कर्व्ड पोर्शन, ये जो लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, घूमने की स्पीड कम होने के कारण ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया उतने ही टाइम में, ये यहाँ से यहाँ तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एरियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अर्थ जब सन के नजदीक रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, इसलिए उसके ओमेगा ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में, ओमेगा ज्यादा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ज्यादा। अब यहाँ पर जब दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो घूमने की स्पीड कम, इसलिए ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को? जी। ये सेकंड लाइन भी नोट कर लेंगे, व्हेन इट गोज फार अवे फ्रॉम द सन its moment of inertia increases and hence angular velocity decreases so as to conserve angular momentum। इसमें लिखेंगे वर्क डन, नोट पॉइंट है ये, है ना, वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क, है ना। मान लो कि कोई आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है ना, कोई बॉडी है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना,
है ना। किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में देखते हैं, पॉइंट पी यहाँ पर है, इस पे फोर्स लगाया तो इसका रोटेशन हुआ, ये यहाँ पहुंच गया, है ना। जो पॉइंट पी था बेटा वो यहाँ पहुंच गया, है ना। कैसे? रोटेट करके। कितना एंगल हुआ रोटेशन का? डेल थीटा। तो किसी पॉइंट का अगर रोटेशन डेल थीटा होगा, है ना, हमने फोर्स लगाया एफ, किसी पॉइंट का रोटेशन अगर डेल थीटा होगा तो पूरे रिजिड बॉडी का रोटेशन भी क्या होगा? डेल थीटा होगा। तो वर्क डन बाय टॉर्क हो जाएगा टाउ डेल थीटा। डेल थीटा लिख लेंगे। वर्क डन बाय टॉर्क होता है टाउ डेल थीटा। वर्क डन बाय टॉर्क हो जाएगा टाउ डेल थीटा। जैसे वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह कौन आएगा? टॉर्क आएगा। और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम? व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड। कांस्टेंट टॉर्क कब होगा बेटा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ आर साइन थीटा। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे और आर और साइन थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे अगर हम फोर्स को लगा रहे हैं तो आर भी कांस्टेंट रहेगा। आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की डिस्टेंस। तो एक ही पॉइंट और एक ही एंगल में लगाएंगे, एक ही एंगल मतलब थीटा कांस्टेंट रखे। अगर एफ और आर के बीच का एंगल कांस्टेंट रखे, थीटा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, लेकिन अगर हम फोर्स को वेरी करते रहे तो टॉर्क वेरी हो सकता है। तो जब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन टाउ डेल थीटा लिखेंगे, लेकिन अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे इसी में इन केस व्हेन द अप्लाइड टॉर्क, इन केस व्हेन द अप्लाइड टॉर्क is not constant, in case the applied torque is not constant, then जो वर्क डन होगा बेटा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तब वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। लिमिट रहेगी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। कंटिन्यूअसली थीटा चेंज हो रहा है तो टॉर्क भी चेंज हो रहा है, टाउ कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, तो वर्क डन हो जाएगा टाउ डी थीटा। लिमिट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, है ना। डी थीटा मतलब टॉर्क किसका फंक्शन है? थीटा का। एंगल चेंज हो रहा है तो टॉर्क भी अगर चेंज हो रहा है तो फिर वर्क डन हम उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, है ना। और लिमिट, क्योंकि डी थीटा है तो लिमिट किसकी रहेगी? थीटा की। दैट इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 1 टू थीटा 2। नोट कर लीजिए, है ना। टॉर्क के कारण कितना पावर जनरेट हो रहा है ये अगर हमको निकालना है तो बेटा देखो, लीनियर मोशन में पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी, एफ डॉट वी। फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से घूम रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस पे फोर्स f लग रहा है, पावर कितना होता है? f डॉट वी। इस पावर को इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं और इस पावर को एवरेज पावर बोलते हैं। तो f डॉट वी को हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। या अगर दोनों के बीच का एंगल सेम है, थीटा अगर, है ना, थीटा किसके बीच का एंगल है? f और v। अगर दोनों के बीच का एंगल सेम है तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा f इंटू वी, पावर हो जाएगा f इंटू वी। अब यहाँ पर है ना, यहाँ टॉर्क का पावर भी क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय टॉर्क अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो जाएगा एवरेज पावर। लिख लेंगे इसको, एवरेज पावर जनरेटेड बाय टॉर्क कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टॉर्क अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, वर्क डन बाय टॉर्क अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये क्या हो गया बेटा? एवरेज पावर, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, ये हो जाएगा, है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? रोटेशनल मोशन में, क्योंकि टॉर्क तभी होगा जब बॉडी क्या करेगी? रोटेट होगी। तो ये आ रहा है पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क, ये एवरेज पावर। दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर होगा, है ना, जैसे उसमें फोर्स इनटू वेलोसिटी है तो फोर्स की जगह, है ना, लीनियर मोशन में इंस्टेंटेनियस पावर क्या बोला मैं? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन आएगा? टॉर्क, और वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टाउ ओमेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर कितना आएगा? टाउ ओमेगा।
इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा टाउ ओमेगा। तो ये हो गया बेटा एवरेज पावर और ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, या एवरेज पावर वर्क डन बाय टॉर्क दैट इज टाउ डेल थीटा अपॉन डेल टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर टाउ ओमेगा, इंस्टेंटेनियस पावर टाउ ओमेगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक्सियल वेक्टर है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, है ना। जो डायरेक्शन ओमेगा का है वही डायरेक्शन टॉर्क का होगा। सारे एंगुलर वेरिएबल्स जो है अल्फा टाउ ओमेगा सबका डायरेक्शन सेम होता है। तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है टाउ ओमेगा हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, टाउ ओमेगा। नेक्स्ट लिखेंगे मोशन, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशनल मोशन। अब देखिए बेटा, इसके पहले हमने वर्क एनर्जी जो थ्योरम पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, फोर्स लगने के कारण ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट होगा। इसकी वेलोसिटी, है ना, इस बॉडी का मास है m, इसकी वेलोसिटी v1 से मान लो चेंज होती है v2, क्योंकि फोर्स लगेगी तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। अब बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है और फोर्स लगने के कारण बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लीनियर मोशन हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर लीनियर मोशन क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, work done by all forces acting on the body is equal to change in kinetic energy of the body, is equal to change in kinetic energy of the body, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। जितनी भी फोर्सेस बॉडी में एक्ट कर रही है उनका जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय दिस सिंगल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेकिन मान लो दो फोर्स एक्ट करी, एक F1 राइट साइड, दूसरी फोर्स F2 लेफ्ट साइड, है ना, लेकिन ओवरऑल बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करी, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये फॉर्मूला आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर लीनियर मोशन क्या हो जाता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा बेटा, रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, रोटेशनल मोशन में जब किसी बॉडी पे टॉर्क लगेगा, है ना, फोर्स लगाओगे आप, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये रोटेट कर रहा है, इसकी रोटेट करने की स्पीड बढ़ रही है ना, ये फोर्स लगा रहे हो एट अ सर्टेन डिस्टेंस r, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, ये मान लो एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस है r, फोर्स आप ऐसा लगा रहे हो अलोंग द टेंजेंट, ये हो गया r, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो f और r मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क लगने के कारण इसकी घूमने की स्पीड बढ़ रही है, घूमते 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 मान लो इसकी स्पीड हो गई ओमेगा फाइनल, तो क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आएगा, वर्क डन बाय द टॉर्क acting on the body is equal to change in rotational kinetic energy of the body, it is equal to change in rotational kinetic energy of the body। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, अब ओमेगा चेंज होगा, है ना, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है तो I चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है ना, तो I ही रहेगा, I में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, I चेंज नहीं हो रहा है ना, ओमेगा चेंज हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई, हाँ क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर देखो ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल। ठीक, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि टॉर्क वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल्स टू वर्क डन बाय टॉर्क will be equals to change in rotational kinetic energy, that is final rotational kinetic energy half I
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस initial rotational kinetic energy. This is work energy theorem for rotational motion. That is work done by torque equals to change in rotational kinetic energy of the body. Clear हो रहा है यहाँ तक? Yes. जो पावर का फॉर्मूला है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क. पावर क्या होता है? वर्क. वर्क डन बाय टॉर्क पावर हो जाता है पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय टॉर्क अपॉन टाइम इंटरवल अप टू विच द टॉर्क इज एक्टिंग. ये कौन सा पावर हो गया? एवरेज पावर. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. पावर बाय टॉर्क क्या होगा? वर्क डन बाय टॉर्क अपॉन टाइम. और वर्क डन बाय टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी अपॉन टाइम इंटरवल. इससे भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना. चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर. इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. लिख लीजिए इसको. अब नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी रोलिंग मोशन. लिखेंगे इसमें इट कैन बी रिगार्डेड एज, इट कैन बी regarded as, it can be regarded as combination of pure rotation and pure translational motion लिख लेंगे. रोलिंग मोशन को हम क्या मान सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन एंड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. ऐसा लिख सकते हैं. मोशन भी होता है क्या? हाँ, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब है? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. लिखेंगे a uniform circular disc of radius capital R is rolling on a horizontal surface. Stop. Determine the tangential velocity first at the uppermost point, second at the center of mass, third at the point of contact. है ना. एक डिस्क है जो रोल कर रही है. ठीक है. अब रोल करने का मतलब क्या होता है बेटा? रोटेट करते हुए आगे बढ़ना, है ना. मतलब बॉडी रोटेट भी करेगी और बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट भी होगी. बॉडी की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट भी होगी. मतलब बॉडी एज ए होल भी मूव करेगी और वो रोटेट भी करेगी. तो रोटेट करते हुए ट्रांसलेट होना, आगे बढ़ना, इसी को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन, है ना. अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यही हमारे सिलेबस में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना. जो हम जनरली जो रोल करते हुए गाड़ियां जो चलती हैं वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है. कई बार अचानक ब्रेक लगाते हैं या फिर कई जगह थोड़ा सा चिकनी मिट्टी आ जाती है, थोड़ा कीचड़ वाला एरिया हो जाता है, तो गाड़ी फिर रोल हल्का रोल भी करती है और हल्का सा स्किड भी करती है. कई बार थोड़ा सा फिसल के आगे भी बढ़ जाती है. तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग विथ स्लिपिंग. लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है. हमको जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना. जो पढ़ रहे हैं तो इसमें बोलने की बात नहीं रहेगी. हम अपने आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम पढ़ रहे क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिप, है ना. पहला केस क्या है? बॉडी सिर्फ क्या करिए? रोटेट करिए. बॉडी सिर्फ रोटेट करिए, उसकी घूमने की स्पीड है ओमेगा. तो अपर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आर ओमेगा. डायरेक्शन राइट साइड. लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी वेलोसिटी आर ओमेगा होगी क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस आर ओमेगा लिख दिया. ठीक. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0. अगर बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, मान लो अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है ना, बॉडी अगर क्या कर रही है? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया. तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, है ना. वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी होगी जिसको हम VCM बोलेंगे. ये पॉइंट ए की वेलोसिटी भी VCM के बराबर होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VCM के बराबर होगी. इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी? VCM के बराबर होगी. ठीक. दिस इज प्योर ट्रांसलेशन.
दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। ठीक, अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन को, तो क्या कौन सा मोशन मिलता है बेटा? रोलिंग मोशन। दिस इज पॉइंट बी। तब क्या मिलता है? रोलिंग मोशन। दोनों मोशन को कंबाइन करेंगे, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे, जब दोनों को हाँ देखो, जब दोनों को आप कंबाइन करोगे तो पॉइंट ए की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी, किसी भी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन की टेंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। क्या होगी? वेक्टर सम। अब इधर वेलोसिटी vcm, इधर वेलोसिटी r ओमेगा या v, है ना। अभी आप बेटा आप उल्टा इमेजिन करो, ये बॉडी रोटेट करी, सॉरी ये बॉडी रोल कर रही, ये बॉडी रोल कर रही है, और रोल कर रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm। अब उल्टा आप इमेजिन करो, ये बॉडी क्या कर रही? रोल कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? vcm से। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, तो अगर सेंटर ऑफ मास vcm से मूव कर रहा होगा, तो जब है ना, इसको जब मैं प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन में डिवाइड करूंगा, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी जितनी वेलोसिटी से सेंटर रोलिंग बॉडी जो है आगे बढ़ रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी, कितनी वेलोसिटी से? vcm से। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज शिफ्टिंग। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है क्यों शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में अभी स्प्लिट करेंगे, उल्टा चलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में डिवाइड करो। तो अगर बॉडी रोल कर रही विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब कि ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है? vcm। और रोटेशन में, रोटेशनल मोशन के कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, vcm यहाँ पर क्या है? 0। ठीक, अच्छा ये कौन सा रोलिंग मोशन है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये रोलिंग विदाउट, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है तो ये भी देखो, ये vcm है, ये भी vcm है और ये भी vcm है, vcm r ओमेगा के बराबर होगा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में vcm की वैल्यू किसके बराबर होगी? r ओमेगा की। तो ये एक्चुअल में ये भी किसके बराबर है? r ओमेगा। तो इसको भी मैं v लिख सकता हूँ, ये भी r ओमेगा के बराबर है, इसको भी मैं v लिख सकता हूँ, ये भी r ओमेगा के बराबर है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? v लिख सकता हूँ। तो vcm किसके बराबर होगा? r ओमेगा के। ध्यान देंगे, रोलिंग मोशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके बराबर होगी? r ओमेगा की। ठीक, तो यहाँ पर है ना, ये ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये प्योर ट्रांसलेशन है, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या बोलो ये रिजिड बॉडी कितनी वेलोसिटी से डिस्प्लेस हो रही है? vcm से, लेकिन vcm का मैग्नीट्यूड r ओमेगा के बराबर है, तो है ना, तो रोलिंग मोशन है ये, उसका ये ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट है, ये रोटेशनल मोशन का पार्ट है। रोलिंग मोशन में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm होगी, लेकिन vcm किसके बराबर होगा? r ओमेगा। इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो ये भी r ओमेगा मतलब v, ये भी r ओमेगा मतलब v, ये भी r ओमेगा मतलब v। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट रोटेशनल मोशन, पॉइंट ए की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा मतलब v, पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी माइनस r ओमेगा। ठीक है, तो नेट लीनियर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आप कैसे निकालोगे? नेट लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोलिंग मोशन कैसे निकालोगे? इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मुझे पॉइंट ए पर नेट लीनियर वेलोसिटी, या नेट लीनियर नहीं बोलना चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है, नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण पॉइंट ए पर कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और रोटेशनल मोशन के कारण पॉइंट ए पर कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी, दोनों का वेक्टर सम करूंगा। अब इधर देखो, पॉइंट ए पर रोटेशनल मोशन के कारण कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी v, पॉइंट ए पर ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, v प्लस v कितना हो जाएगा? 2v। कितना हो जाएगा? 2v। तो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी? 2v। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की।
सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कितनी v, रोटेशनल मोशन के कारण 0, तो v प्लस 0 कितनी हो गई v। तो हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास इज v। अब व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बता सकते हैं? होगी, देखेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर देखो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कितनी v, राइट साइड, रोटेशनल मोशन के कारण v, लेफ्ट साइड, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, v माइनस वी, वेक्टर सम करना है, तो v माइनस वी, दैट इज नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, मतलब टायर का वो पोर्शन जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है ना, तो टायर का पोर्शन और ग्राउंड है ना, ये दोनों का रिलेटिव मोशन कितना होगा, 0। मतलब टायर जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी टायर की जो वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। टायर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। मतलब टायर जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, होगा भी ऐसी, देखो बेटा ये टायर का पोर्शन आया, ऐसा आया, ये जो हवा में ये ग्राउंड से टच किया, क्या क्योंकि स्लिप हो रहा है, क्या रगड़ रहा है क्या टायर, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, सीधा टच किया ऊपर उड़ गया, सीधा आया टच किया ऊपर उड़ गया, आया टच किया ऊपर उड़ गया, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टायर और रोड के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। अगर कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो कब होगी, जब टायर स्किड करेगा, स्किड करेगा तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, टायर स्लिप नहीं कर रहा है, अदरवाइज अगर ऐसा होता तो फिर घस घस के आगे बढ़ते, है ना। तो एकदम स्मूथ राइडिंग होती है, टायर आया टच किया ऊपर उड़ गया, टायर आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, वो सीधा ऊपर उठता है, उठते जा रहा है। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, या बोल सकते हैं दैट इज वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। वेलोसिटी एट द पॉइंट, ये किस केस में होगा, इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये हो थर्ड गया। केस में दोनों v को सेम कैसे कर दिए हाँ सर, 2v कैसे बना दिए, v प्लस v सर, दोनों v तो अलग अलग है ना, क्या प्योर चीज, ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल मोशन के केस में। क्या अलग अलग है, सर दोनों v तो अलग अलग है ना। तो रोलिंग मोशन के केस में अगर ये 2v आ रहा है, मतलब लीनियर मोशन के कारण इस पॉइंट पर v है और रोटेशनल मोशन के कारण v है। ये मत सोचना बेटा कि ये आगे बढ़ने की वेलोसिटी 2v नहीं है, नहीं तो ये वाला पार्ट आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा, सेंटर, ये तो सब अलग अलग हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये 2v से मूव कर रहा है, ये 0 से, तो ये रुक जाएगा, ये v वेलोसिटी से पीछे हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, पार्ट्स अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने की वेलोसिटी तीनों की सेम v, तीनों इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है ना, ये क्या वेलोसिटी है, ये 2v है, नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी, नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेकिन आगे बढ़ने की वेलोसिटी तीनों की v ही है, तीनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। ये मत सोचना कि सर ये 2v है, ये v है, ये 0 है, तो ये पार्ट अलग होके आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा पीछे रहेगा और ये 0 हो जाएगा, नहीं, है ना। अगर ये 2v से आगे बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक्चुअल में आगे बढ़ने की वेलोसिटी v है, लेकिन इसकी टोटल वेलोसिटी v क्यों आ रही है, 2v क्यों आ रही है, क्योंकि रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी मिला के 2v है, एक v से ये रोटेट कर रहा है और एक v से ये ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पर ये रोटेट तो नहीं कर रहा है, तो इसकी रोटेशन वाली वेलोसिटी 0 हो गई और ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी v है, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ ऐसा डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर नेट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 आ रही है। लेकिन तीनों जो आगे बढ़ रहे हैं वो एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचना कि ये अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, तीनों के आगे बढ़ने की स्पीड सेम है। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को? वेलोसिटी जो है वो नेट लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको ये नहीं सोचना है कि जो नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो नेट लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो ये बता रहा है कि एक वेलोसिटी रोटेशनल मोशन के कारण है और एक वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण है, तो ये इसकी ट्रांसलेट करने की वेलोसिटी v ही है,
इसकी भी ट्रांसलेट करने की वेलोसिटी v ही है, इसकी भी ट्रांसलेट करने की वेलोसिटी v ही है। अब रोटेशन के कारण इस पॉइंट पर v आ रही है, तो नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके पॉइंट पर 2v है। ठीक, यहाँ पर रोटेशनल के कारण कोई वेलोसिटी नहीं, ट्रांसलेशनल के कारण v है, तो इसलिए नेट वेलोसिटी v है। यहाँ पर ट्रांसलेशन के कारण v है, रोटेशनल के कारण माइनस v है, इसलिए नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ट्रांसलेशन की वेलोसिटी तीनों में v है। इसको ध्यान रखना है आपको, तीनों एक ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। बॉडी रोल कर रही है, इस रोलिंग मोशन को मैं दो इमेजिनरी मोशन में डिवाइड किया, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक, पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद अपर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट बी की नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी बताइए क्या होगी। सर ओमेगा जबकि आर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं किससे डिनोट किया हूँ, अंडर v से। रूट में आ वेलोसिटी जाएगा ना, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा। कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v बोल दिया, तो ट्रांसलेटरी मोशन में इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v। सभी ट्रांसलेटरी मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, जो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं v से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये भी v होगा, ये भी v होगा। ठीक, अच्छा, पेरीफेरी में क्योंकि रेडियस होता है r के बराबर, तो लीनियर वेलोसिटी होती है r ओमेगा, लेकिन वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर, तो ये भी v। तो इसको भी मैं, यहाँ की वेलोसिटी भी v, यहाँ की वेलोसिटी v लेकिन नीचे, यहाँ की वेलोसिटी v लेकिन नीचे। क्यों, क्योंकि रोटेशनल मोशन के कारण बॉडी इस पॉइंट पर कहाँ रोटेट होना चाहिए, नीचे की तरफ, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे। अब यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, तो नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का वेक्टर सा। देखो इसके पॉइंट बी पे वेलोसिटी इधर v है और इधर v है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90, तो अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 90 0, तो 2v स्क्वायर या फिर v रूट 2 कितनी आ जाएगी, v रूट 2 आएगी। तो नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी आएगी, v रूट 2। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को। as shown in figure A, बेटा फिगर ए किसको लिखोगे, फर्स्ट वाले, फर्स्ट फिगर को, जिसमें मेरे ख्याल से प्योर रोटेशन है। as shown in figure A, in case of pure rotation, as shown in figure A, in case of pure rotation, the velocity of center of mass is 0, the velocity of center of mass is 0, ब्रैकेट में लिखेंगे VCM इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 0। VCM को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को VCM से डिनोट कर रहा हूँ, which is equal to V, which is equal to 0, है ना। तो the velocity of center of mass is 0 and tangential velocity and tangential velocity and tangential velocity and tangential velocity at points A and B is, and tangential velocity at points A and B is VA equals to R omega, VA equals to R omega। tangential velocity at A क्या है बेटा, VA equals to R omega equals to VCM equals to V। क्लियर लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि VA किसके बराबर है, R ओमेगा के, लेकिन R ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के, इट इज इक्वल टू V, एंड VB इक्वल्स टू, है ना, माइनस R ओमेगा इक्वल्स टू माइनस VCM इक्वल्स टू माइनस V, है ना। VB जो है कितना आएगा, माइनस R ओमेगा, दैट इज माइनस VCM इक्वल्स टू माइनस V। ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, as shown in figure B, as shown in figure B, as shown in figure B, in case of pure translation, in case of pure translation, VA equals to VB
इक्वल्स टू VCM इक्वल्स टू R ओमेगा इक्वल्स टू V, है ना। प्योर ट्रांसलेशन के केस में VA VB और VCM तीनों की वेलोसिटी बराबर होगी, इसके बराबर R ओमेगा के, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, V से। नेक्स्ट लिखेंगे as shown in figure C, as shown in figure C, as shown in figure C, in case of rolling, in case of rolling, ब्रैकेट में लिखोगे विदाउट स्लिपिंग, ये स्पेसिफाई कर दिया हमने, विदाउट स्लिपिंग, ब्रैकेट क्लोज, इन केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया, इन केस ऑफ रोलिंग without slipping. The tangential velocity at any given point, the tangential velocity, the tangential velocity at any given point, the tangential velocity at any given point, the tangential velocity at any given point is the vector sum of the velocities, is the vector sum of, is the vector sum of, is the vector sum of, is the vector sum of the velocities of the velocities, is the vector sum of the velocities in A and B, in A and B at that point, है ना। फिगर ए और फिगर बी में जो वेलोसिटीज है उसी पॉइंट पर उनका वेक्टर सम अगर हम करें तो उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आ जाती, नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाती ड्यू टू रोलिंग मोशन। यहां से लिखेंगे hence VA equals to 2 VCM equals to 2V, comma VCM equals to V equals to R ओमेगा, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि V is equal to R ओमेगा क्लियर है, कॉमा VB equals to 0, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, टेंजेंशियल वेलोसिटी 2V, सेंटर ऑफ मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी V एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। लिखेंगे फ्रॉम फिगर C, फ्रॉम फिगर C it is clear that, from figure C it is clear that, from figure C it is clear that in case of rolling motion, in case of rolling motion, in case of rolling motion, relative velocity, relative velocity, in case of rolling motion, relative velocity of the point of contact is 0, of the point of contact is 0। प्योर रोलिंग के केस में relative velocity of the point of contact is 0। प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में velocity at the point of contact is 0। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि जो टायर का जो बॉटम होता है जो कांटेक्ट में सरफेस में, सरफेस के साथ, वो किस में है, रेस्ट में, वो किस में है, रेस्ट में। तो रिलेटिवली जो है टायर जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में रहता है, रेस्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes.